अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ने से पहले हम जर्नल कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ लेते हैं, जिससे हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी टाइप्स कौन-सी होती हैं। प्रॉपर्टी टाइप्स 2 किस्म की होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में वो सारे आइटम्स शामिल होते हैं जिनको मूव किया जा सकता है, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो। मसलन एयरप्लेन जैसी बड़ी चीज़ और शिप जैसी बड़ी चीज़ भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है क्योंकि वो मूव कर सकती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ्लैट, प्लॉट, बिल्डिंग, बंगलो आता है। इसमें छोटे से छोटा प्लॉट भी हो सकता है, छोटे से छोटा फ्लैट भी हो सकता है और छोटी से छोटी बिल्डिंग भी हो सकती है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगा और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। इस तरह प्रॉपर्टीज की 2 टाइप्स हो गई, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी इम। अब ये बात समझ लेनी चाहिए, जीपीएस यानी गिफ्ट परचेज और सेल्स जो है आईपी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या होते हैं, हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। यानी गिफ्ट परचेज और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो होते हैं वो हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के अलबत्ता तीनों तरीके से हो सकते हैं, यानी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और एम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। अलबत्ता रेंट के ऐसे मामलात हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, यानी रेंट के जो अग्रीमेंट्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वो तीनों तरीके से हो सकते हैं। ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। रिलेशंस जो हैं अब हम समझ लेते हैं। एक होता है ब्लड रिलेशन जो विद इन द फैमिली होता है। दूसरा फ्यूडिशरी रिलेशंस होता है जो बिटवीन पेरेंट्स हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है। अब ये फ्यूडिशरी रिलेशंस कौन से होते हैं? ये ऐसे रिलेशंस होते हैं जो अपनी बात मनवा सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। मसलन पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर होता है, वो मुँह माँगी फीस ले सकता है, अगर अच्छा डॉक्टर है तो आपको देनी पड़ेगी और जिस तरीके से वो आपको दवा के लिए सजेस्ट करेगा, आपको उसी तरीके से दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। म तो वो मजबूर कर सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। एडवोकेट का भी यही हाल है, बहुत सारी चीज़ें आप आम लोगों को नहीं बताना चाह रहे होते, लेकिन एडवोकेट को आपको बतानी पड़ती है, वकील को सारी बातें, और फिर वकील भी अपनी मनमानी करता है, चाहे फीस के मामले में अगर अच्छा वकील हो तो फीस के मामले में मनमानी करेगा, वो आपसे अपनी बात मनवाएगा। और अगर कोर्ट में जाना हो तो फिर आपको जो वो डायरेक्शन देगा उसी पे आपको चलना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। तो गुरु जो है वो भी अपने डिस्पेल से या चीले से अपनी बात मनवाता है और टीचर्स भी अपने स्टूडेंट से अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। लीगल रिलेशंस जो है वो क्रिएट हो जाता है जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो अब इसकी मिसाल ले लेते हैं, जैसे सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, तो जो सेल और परचेज के मामला थे उसमें दो पार्टीज के दरमियान लीगल रिलेशन पैदा हो गया। इसी तरह से बेलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी लीगल रिलेशन डेवलप हो जाता है। इसी तरह से गिफ्ट के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें भी लीगल रिलेशन डेवलप हो जाता है। चार्टर पार्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी चार्टर पार्टी कौन से होते हैं? चार्टर पार्टी के एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स कहलाते हैं जिसमें प्लेन और शिप के रेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। यानी जब किसी भी प्लेन का, एयरप्लेन का या शिप का रेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लीगल रिलेशन होगा जिसका नाम चार्टर पार्टी होता है। सिंपल रेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी लीगल रिलेशन डेवलप कर देते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जो जॉब होती है वो भी बिटवीन द एम्प्लॉय और द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाता है और दोनों के दरमियान लीगल रिलेशन पैदा हो जाता है। एजेंसी का भी यही मामला है, जब एजेंसी का के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो लीगल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल पार्टी जिसने एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उन दोनों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। निकाह में भी यही होता है कि निकाह में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है।
इसी तरह बार्टर में भी यही होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तलाक के मामलात में भी यही होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो लीगल रिलेशन ही कहलाता है। इसी तरह से सर्विस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें भी लीगल रिलेशनशिप डेवलप। एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, जैसे फादर पर्सन 1 है, पर्सन 2 किड्स हैं, रिलेशन इनके दरमियान कैसा हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, और ये नेवर ब्रोकन, इसको ब्रोक नहीं किया जा सकता, क्रिएटेड बाय गॉड, ये अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। दे कैन गो टू कोर्ट विद अग्रीमेंट सच एज प्रॉपर्टी इशू, प्रॉपर्टी का कोई मामला होगा तो वो कोर्ट जा सकते हैं, और दे कैन गो टू कोर्ट इफ दे मेक अग्रीमेंट। इसके अलावा अगर कोई उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन को लेके वो कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट जाने की उनकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो प्रॉपर्टी का कोई इशू हो या फिर उन्होंने अपने दरमियान कोई अग्रीमेंट डेवलप किया हुआ हो। ब्लड रिलेशंस में ऐसा ही होता है। अब दूसरी एग्जांपल में मदर है, पर्सन 1 और किड्स हैं पर्सन 2, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप जो हुई वो ब्लड रिलेशनशिप हुई, नेवर ब्रोक, इनको ब्रोक नहीं किया जा सकता, क्रिएटेड बाय गॉड, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। लेकिन ये कोर्ट जा सकते हैं कब, जब प्रॉपर्टी का कोई इशू हो तब, या फिर इन्होंने कोई लीगल रिलेशनशिप डेवलप किया हो तब। यही चीज ब्रदर टू ब्रदर में भी होगी। अगर पर्सन 1 भी ब्रदर है, पर्सन 2 भी ब्रदर है, तो उनका रिलेशन वैसे तो ब्लड रिलेशन है, नेवर ब्रोकन, क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने, अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, लेकिन वो कोर्ट जा सकते हैं कब, जब प्रॉपर्टी का कोई इशू हो, या फिर क्या चीज हो कि उनके दरमियान अग्रीमेंट कोई हुआ हो जिसकी वजह से वो कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, पर्सन 1 अगर सिस्टर है, पर्सन 2 भी सिस्टर है, तो उनके दरमियान जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन होगा, नेवर ब्रोकन, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्रिएटेड बाय गॉड, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का कोई इशू होगा तो ये कोर्ट जा सकती हैं, और अगर लीगल अग्रीमेंट कोई उन्होंने कोई किया हुआ है तो फिर वो कोर्ट जा सकती हैं। पर्सन 1 अगर सिस्टर है, पर्सन 2 ब्रदर है, तो भी यही होगा, रिलेशन ब्लड रिलेशन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अल्लाह ताला ने बनाया है ये रिलेशन। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी इशू है तो कोर्ट जाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट डेवलप किया हुआ था तो वो कोर्ट जा सकते हैं, लीगल अग्रीमेंट कोई किया हुआ था तो। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हस्बैंड, पर्सन 1 हस्बैंड है, पर्सन 2 वाइफ है, तो ये तो रिलेशन ही लीगल है। जैसे अभी बताया, एग्जाम्पल में हमने बताया था कि निकाह जो है वो लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये तो लीगल रिलेशनशिप ही हुआ। अब इसमें क्या होगा कि अग्रीमेंट जो है क्रिएटेड बाय, तो ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट से क्रिएट हुआ है ये वाला रिलेशनशिप जो है, तो दे कैन गो टू कोर्ट इफ डिस्प्यूट अराइजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ दे हैव राइट टू गो टू कोर्ट, वो कोर्ट जा सकते हैं। सेलर और बायर में क्या होगा, अगर पर्सन 1 सेलर है, पर्सन 2 बायर है, तो ये जाहिर बात है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सेल और परचेज का बताया था कि ये रिलेशन जो है ये लीगल रिलेशनशिप कहलाएगी, और अग्रीमेंट होगा, दे कैन गो टू कोर्ट इफ डिस्प्यूट अराइजेस, अगर इनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ दे हैव राइट टू गो टू कोर्ट। बेलर और बेली में क्या होगा, पर्सन 1 अगर बेलर है, पर्सन 2 बेली है, तो ये लीगल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और ये कोर्ट जा सकते हैं अगर इनके दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ दे हैव राइट टू गो टू कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये बात बताई गई है कि वो कोर्ट, उनके पास हक है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह डोनर और डोनी यानी गिफ्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें डोनर यानी गिफ्ट देने वाला और डोनी जो है जो जिसको गिफ्ट मिल रहा है, उनके दरमियान लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल में ये बताया था हमने पीछे, और इस अग्रीमेंट में वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत ये हक हासिल है उनको कि वो कोर्ट जा सकें।
प्रिंसिपल और एजेंट, जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है और जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है वो एजेंट कहलाता है। और ये भी लीगल रिलेशनशिप होता है, एग्जाम्पल में बताया था हमने पीछे। और अग्रीमेंट इनमें, इस अग्रीमेंट में जब डिस्प्यूट अराइज होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कोर्ट जा सकते हैं और उनको यह हक हासिल है कि वो कोर्ट जा सके। प्रिंसिपल, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, जब पर्सन वन अगर प्रिंसिपल लैंडलॉर्ड है, पर्सन टू टेनेंट है, तो भी ये अग्रीमेंट जो है ये लीगल अग्रीमेंट होगा और रिलेशनशिप यानी इनकी लीगल होगी। और ये जो है ये लीगल अग्रीमेंट के तहत ये रिलेशन डेवलप हुआ है। तो उनके दरमियान अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोर्ट में जा सकते हैं और उनको ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकें। इसके बाद ब्लड रिलेटिव्स हैं। ब्लड रिलेटिव्स में क्या होता है कि इफ ब्लड रिलेटिव्स मेक्स एन अग्रीमेंट, अगर उनके दरमियान कोई अग्रीमेंट उन्होंने बना लिया है, देन दे गो कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट अग्रीमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तब वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उनके दरमियान कोई लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो गई है, अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट साइन कर लिया है लीगल अग्रीमेंट, तो उस अग्रीमेंट के तहत वो कोर्ट जा सकते हैं। अब पर्सन वन अगर पेरेंट्स हैं, पर्सन टू किड्स हैं, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होगा। ये रिश्ता जो है ये ट्रस्ट का रिश्ता होता है। दे कैन गो कोर्ट इफ दे मेक अग्रीमेंट, ये कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट बना लिया है। और इसका कोड हमने बनाया है PTGAG, यानी P से पेरेंट, T से टीचर, D से डॉक्टर, A से एडवोकेट और G से गुरु। ये लोग जो हैं ये कैन मेक अनड्यू इन्फ्लुएंस इन एन अग्रीमेंट, ये किसी भी अग्रीमेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऐसा हो तो अग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल, तो अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल विल बी टोल्ड लेटर ऑन। ये वॉइडेबल जो है ये हम आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है। टीचर और स्टूडेंट जो होता है, अगर टीचर है पर्सन वन, पर्सन टू स्टूडेंट है, तो उनका रिलेशनशिप फ्यूडिशरी रिलेशनशिप हुआ। इसका मतलब है कि जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होगा अगर टीचर ने, वो क्योंकि वो इस्तेमाल कर सकता है, तो इस अग्रीमेंट के तहत वो कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो है ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइडेबल हो सकता है। डॉक्टर और पेशेंट का भी जो रिलेशनशिप है वो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कहलाएगा। और इसमें भी ये हो सकता है कि ये ट्रस्ट का रिश्ता होता है। दे कैन गो टू कोर्ट इफ दे मेक अग्रीमेंट, अगर वो कोई अग्रीमेंट करते हैं वो कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अग्रीमेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर इस्तेमाल किया है तो ये अग्रीमेंट जो है ये वॉइडेबल हो सकता है। गुरु और डिसिपल यानी इसका जो चीला होता है उनका भी फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होता है। और वो दे कैन गो टू कोर्ट इफ दे मेक अग्रीमेंट, अगर उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है तो कोर्ट जा सकते हैं। जैसे बताया PTDAG मतलब पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट और गुरु कैन मेक अनड्यू इन्फ्लुएंस इन एन अग्रीमेंट, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अग्रीमेंट ऐसे में क्या होगा, वॉइडेबल हो सकता है। तो अब ये PTDAG का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी पेरेंट, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट एंड गुरु, ये लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में। और फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में क्या होता है, कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अग्रीमेंट हुआ है, तो ये अग्रीमेंट वॉइडेबल की हो सकता है। वॉइडेबल हम आपको डिफाइन बात। अब ये देखते हैं कि टाइम बार डेट क्या होता है। टाइम बार डेट वो होता है कि अगर हम ऐसा करें, किसी को लोन दें, तो अगर उस लोन की डेट मेंशन नहीं की है तो 3 साल का पीरियड जो जिसने लोन दिया है उसको अवेलेबल होता है कि वो 3 साल के अरसे में कोर्ट जा सकता है और अपने जो उसने लोन दिया है उसका मुतालबा कर सकता है।
जो और ये 3 साल का पीरियड जो है ये कोर्ट की तरफ से दिया जाता है और अगर डेट मेंशन नहीं की हुई है तो उसी दिन से ये पीरियड शुरू हो जाता है जिस दिन लोन दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया ये। सेकंड पॉइंट में ये बात बताई जा रही है कि अगर किसी ने लोन दिया है ले और डेट मेंशन कर दी है उसके अंदर, तो फिर ये जो 3 साल का पीरियड कोर्ट देती है कर्जा वसूल करने का, ये पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन की डेट फिक्स की होगी। यानी इसकी एग्जाम्पल में जब हम ये बात पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बात वाजे हो जाएगी। अब इन दोनों मामलात में यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या हुआ कि 3 साल का पीरियड गुजरने के बाद अगर कर्जा वसूल करने वाला कोर्ट गया तो कोर्ट उसको कबूल नहीं करेगी और जो बोरोवर था, जो कर्जदार था जिसने कर्जा लिया था, वो ओनर बन जाएगा और लेंडर जो था जिसने लोन दिया था वो सिर्फ अपना हाथ मलता रह जाएगा और बोरोवर जो था, कर्जदार जो था, वो हैप्पी हो जाएगा। 3 साल इसलिए बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं, यहाँ पे बहुत अहमियत है इन 3 साल की कि इन 3 सालों के अंदर अंदर अपना कर्जा वसूल कर लीजिए। कोर्ट आपको इजाजत देती है 3 साल में आप कोर्ट जा सकते हैं। आखिरी दिन भी अगर आप कोर्ट पहुंच गए और अपने अपना केस फाइल करा दिया तो इसका मतलब है कि आपके कर्जा वापस लेने के चांसेस पैदा हो सकते हैं, आपको कर्जा वापस मिल सकता है। तो आखिरी दिन भी अगर आपको होश आ जाता है 3 सालों के आखिरी दिन, तो उन 3 सालों के आखिरी दिन में पहुंच जाइए। लेकिन अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया 3 साल गुजरने के बाद तो फिर कोर्ट आपको वापस भेज देगी, आप अपना कर्जा वापस नहीं ले सकते। तो जिस वक्त अगर आपने, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिस वक्त अगर आपने डेट मेंशन नहीं की है कर्जा वसूल करने की तो ये डेट आपकी उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपने कर्जा दिया था। लेकिन अगर आपने कोई डेट मेंशन कर दी थी तो उस डेट तक इंतजार करना होगा, टाइम दे देना होगा कर्जदार को कि वो इंतजाम कर ले उस कर्जे का और उस दिन से फिर आपकी डेट 3 साल का पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे से फौरन आप अपने जो लोन था उसकी वापसी का मुतालबा कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेट ऑफ लोन बताएंगे कि किस दिन कर्जा दिया गया, अमाउंट क्या था उसका दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में डेट फिक्स थी या नहीं थी ये बताया जाएगा और चौथे कॉलम में ये बताया जाएगा कि आखिरी दिन कोर्ट जाने का कौन सा था। तो इस मिसाल में सबसे पहली एग्जांपल जो है वो ये है कि 1 जनवरी 2010 को 5 लाख रुपए का लोन दिया गया और इसमें डेट फिक्स नहीं की गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही दिन से जिसने कर्जा वसूल करना था उसका जो 3 साल का पीरियड कोर्ट देती है वो उसका शुरू हो गया, वो किसी वक्त भी अपना कर्जा वापस मांग सकता है। और इसका आखिरी दिन जो बनेगा कोर्ट जाने का, क्योंकि इसका 1 जनवरी से ही दिन शुरू हो गया था, तो इसका आखिरी दिन जो बनेगा वो 31 जनवरी 2013 बनेगा। तो अगर वो 31 जनवरी 2013 को कोर्ट चला जाता है और केस फाइल करा देता है तो वो अपना कर्जा वापस ले सकता है, 5 लाख रुपए उसे वापस मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, ये वही है 1 जनवरी 2010 को ये अग्रीमेंट हुआ था, लोन दिया था, 5 लाख रुपए का लोन दिया था। इसमें इस मर्तबा डेट फिक्स कर ली थी और वो डेट थी 10/6/2012, यानी 10/6/2012 तक कर्जा वसूल करने वाला कर्जदार को तंग नहीं करेगा। लेकिन 11/6 से कर्जा वसूल करने वाला जो है वो अपनी डिमांड कर सकता है कि मेरे पैसे वापस करो। और ये जो पीरियड है उसका, वो कोर्ट उसे इजाजत देती है 3 साल की। 3 साल का पीरियड जो है वो 11 तारीख से शुरू हो जाएगा उसका और 3 साल के जो आखिरी दिन बनेगा वो होगा 9/6/2015, यानी 9/6/2015 को वो आखिरी दिन भी कोर्ट जा सकता है, अपना केस फाइल करा सकता है और अपने 5 लाख रुपए वापस ले सकता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, 10/3/2009 को 2 लाख रुपए का लोन दिया गया, डेट फिक्स कर ली थी 31/10/2009। 31/10/2009 को कर्जदार को टाइम मिल जाएगा कि वो 31/10
2009 तक इंतज़ाम करके रख ले और इसी का अगला दिन जो होगा उस डेट से कर्जा वसूल करने वाले का टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा जो कोर्ट उसे प्रोवाइड करती है 3 साल का अरसा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 11 से वो अपने कर्जा वसूली की डिमांड शुरू कर सकता है और आखिरी दिन जो 3 साल का बनेगा वो 30/10/2012 बनेगा, यानी आखिरी दिन भी अगर वो कोर्ट चला जाता है और केस फाइल करा देता है तो वो अपने 2 लाख रुपए वापस ले सकता है। इस एग्जाम्पल को मजीद वाज़े करेंगे नेक्स्ट टेबल में। अब जो ये एग्जाम्पल थी इसमें हमने एक कॉलम का इजाफा कर दिया है जिसमें बोरोवर बिकम्स ओनर ऑफ द अमाउंट। ऐसा कब होता है? जब बोरोवर जो है वो ओनर बन जाए पैसे का। तो ऐसा इस वक्त होता है जब आखिरी दिन गुजर जाए। यानी पहली जो एग्जाम्पल थी उसमें क्या हुआ था कि 1 जनवरी 2010 को 5 लाख रुपए का जो लोन दिया था उसकी तारीख फिक्स नहीं थी। इसका मतलब है जो 3 साल का टाइम पीरियड कोर्ट देती है किसी भी लोन देने वाले को, लैंडर को, वो शुरू हो चुका था उसी दिन से। किसी वक्त भी वो अपने पैसे की डिमांड कर सकता था और उसका 3 साल का पीरियड जो था 31/1/2013 को वो गुजर गया और दिन आ गया 1 फरवरी 2013। इसका मतलब है कि बोरोवर जो था वो ओनर बन गया। आखिरी दिन तक जो लैंडर था वो कोर्ट नहीं गया। अब लैंडर जो है वो हाथ मलता रह जाएगा और बोरोवर जो है वो ओनर बन जाएगा 5 लाख रुपए का। इसी तरह जो सेकंड एग्जाम्पल थी यानी 1 जनवरी 2010 को 5 लाख रुपए दिए थे और इसमें डेट फिक्स कर ली थी 10/6/2012 और इसका ही जो नेक्स्ट दिन था यानी 11/6/2012 से टाइम पीरियड शुरू हो गया था 3 साल का जो कोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी लेंडर को अपना कर्जा वसूल करने के लिए, वो शुरू हो गई थी। और अगर आखिरी दिन भी वो कोर्ट चला जाता यानी 9/6/2015 को वो कोर्ट चला जाता और अपना केस फाइल करा देता तो वो हासिल कर सकता था अपना कर्जा वापस। मगर 9/6 का दिन भी निकल गया और दिन आ गया 10/6/2015 का। अब जब वो कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उसे भगा देगी। वो कहेगी जो हमने आपको 3 साल का पीरियड दिया था उसमें आप क्यों कोर्ट नहीं आए और आपने कर्जा वापस वसूल करने की डिमांड नहीं की। तो अब आप जा सकते हैं क्योंकि बोरोवर जो है वो ओनर बन चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10/3/2009 को 2 लाख रुपए दिए गए थे और डेट फिक्स कर ली गई थी 31/10/2009 और इसका ही अगला दिन यानी 1/11/2009 जो थी उस तारीख से आपका टाइम पीरियड शुरू हो गया था कर्जा वापस लेने का और आखिरी दिन जो 3 साल का बना वो 30/10/2012 बना। लेकिन 30/10/2012 भी गुजर गया और 31/10/2012 आ गया यानी बोरोवर जो था वो ओनर बन गया 2 लाख रुपए का। अब अगर कोई कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उसको भगा देगी और कहेगी कि 3 साल का पीरियड आपको दिया गया था, आप उस 3 साल के अरसे में किसी भी वक्त आखिरी दिन भी कोर्ट आ जाते तो अपना कर्जा वापस ले सकते थे, मगर आपने टाइम पीरियड निकाल दिया। अब आप वापस जाइए क्योंकि बोरोवर जो है वो ओनर बन चुका है। आप ट्रांजैक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। लीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? मसलन सेल लीगल एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, परचेज लीगल एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बेलमेंट लीगल एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बोरो करना जो है किसी से ये भी लीगल एग्रीमेंट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, गिफ्ट जो है वो भी लीगल एग्रीमेंट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्यों? इसकी मिसाल आपको आगे चल के एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, खास करके इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिहाज से। चार्टर पार्टी एग्रीमेंट जो होते हैं ये एयरप्लेन और शिप के जो रेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। सिंपल रेंट के जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एजेंसी के लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। निकाह
लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तलाक लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द बोथ पार्टीज और वो भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, यानी ज़बान से हमने कहा कोई चीज़ खरीदने के लिए और परचेज कर ली वो, और रिटन में भी समझ में आ गया कि राइट करके। लेकिन अब एम्प्लॉयड कॉन्सेप्ट क्या होता है, एम्प्लॉयड किस तरह से हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसकी मिसाल ये होती है, या तो वो खामोशी से होते हैं या लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं बिटवीन बिटवीन बोथ पार्टीज। ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकते हैं, और इसकी मिसाल इम्तियाज शॉपिंग जो है वो उसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसमें प्राइसेस लिखी हुई होती हैं। हम ट्रॉली में अपना सामान डालते हैं, हम प्राइस पे करते हैं और वहां से रिसीव कर लेते हैं क्या, रिसिप्ट। और रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि रिसिप्ट जो है वो सिर्फ एविडेंस होती है कि हमने ये काम किया, उस काम की एविडेंस होती है रिसिप्ट। रिसिप्ट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। और सारा सामान जो है वो अपनी कार में रखते हैं और घर ले आते हैं बगैर किसी से बात किए हुए या बगैर राइटिंग किए हुए। तो ये सब जो है ये या खामोशी से किया जा रहा होता है सारा काम, और लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा होता है, या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किया जा रहा होता है। इसकी एक और मिसाल पेट्रोल है। जिस तरह बाहर की कंट्रीज में लोग जाते हैं खामोशी से, वो कार्ड अपना स्वैप करते हैं पेट्रोल पंप से और वहां से निकालते हैं पेट्रोल का जो है, और अपनी गाड़ी में भरते हैं, और उसके बाद वापस उसको वहां लगा के अपनी गाड़ी में बैठ के आगे चले जाते हैं। ना तो उन्होंने किसी से बात की होती है और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई लिखने पढ़ने की बात, रिटन में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया होता है। तो ये लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ये काम हो रहा होता है, और इसको कहते हैं एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ये बिटवीन बायर और सेलर हो रहा होता है। मतलब मसलन बिटवीन वो जो पेट्रोल पंप था उसके दरमियान और उस आदमी के दरमियान जिसने वहां से पेट्रोल भरा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसी तरह इम्तियाज से जिसने शॉपिंग की या किसी मॉल से किसी ने शॉपिंग की, तो उनके और इम्तियाज वालों के दरमियान या मॉल वालों के और जो बायर था उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट था। रसीद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। रसीद सिर्फ एक उस कॉन्ट्रैक्ट की एविडेंस होगी कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये वाला उसकी एविडेंस है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बजाते खुद। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो वो दो लोगों के दरमियान होता है, यानी जहां से जिससे आप चीज खरीद रहे हैं और जो खरीदार है उसके दरमियान होता है। तो वो रसीद जो है वो उसकी सिर्फ एविडेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ये बात ज़हन में रहे। बेलमेंट जो होती है वो उस वक्त होती है, इसको बेल से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो क्रिमिनल लॉज में जो बेल का वर्ड यूज होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग होती है। बेलमेंट जो है वो मूवेबल आइटम्स के ऊपर होती है और इसमें फॉरेन करेंसी भी इंक्लूड होती है। लेकिन बेलमेंट किन चीजों पर नहीं होती, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बेलमेंट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई थी कौन सी हो सकती है, जैसे लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह, ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं, तो इनमें बेलमेंट नहीं हो सकती। और दूसरी चीज जो है लोकल करेंसी जो है उसमें भी बेलमेंट नहीं हो सकती। फॉरेन करेंसी में तो हो सकती है बेलमेंट, लेकिन लोकल करेंसी में बेलमेंट नहीं हो सकती। एजेंसी कहते हैं मिडिल मैन को, यानी बीच का बंदा जो दो पार्टीज को मिलवाता है या मेन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। और इस मेन कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के साथ किया जाता है, यानी एजेंसी को हायर करना इस ये खुद एक अग्रीमेंट होता है। तो एजेंसी इज द नेम ऑफ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। तो ये खुद एक अग्रीमेंट होता है, छोटा अग्रीमेंट जो कि मेन या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया जाता है। और जो एजेंसीज हैं वो इसी में अपना बेनिफिट कमा लेती हैं ताकि वो दूसरा जो मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो करवा सकें। देयर आर टू पार्टीज, प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्रिंसिपल जो कि एजेंट हायर कर रही होती हैं और एजेंट जिससे बेनिफिट कमा रहा होता है या एजेंसीज जिस वजह से कायम है। इन एजेंसी वी हैव टू मेक टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स। एजेंसी में हमें दो कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट वन, जो कि एजेंट, जिसमें एजेंट बेनिफिट जो है वो गेन कर लेता है, यानी कि एजेंट जो है वो अपना मुनाफा कमा लेता है। और कॉन्ट्रैक्ट टू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके लिए उस एजेंट को हायर किया जाता है, और इसमें जो एजेंट है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि बेनिफिट जो है वो
पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिंसिपल ने उसे हायर करने के लिए या मेन बंदे ने उसे हायर करने के लिए जो बेनिफिट दे दिया होता है या जो मुनाफा उसने हासिल करना होता है, जो उसकी कमाई होती है, वो उसे दे दी होती है। और कॉन्ट्रैक्ट 2 जो है उसका जो बेनिफिट है वो प्रिंसिपल पार्टी और दूसरी पार्टी जिस दूसरी पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो दोनों हासिल करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब्बास अपॉइंटेड अब्दुल्ला, अब्बास ने अब्दुल्ला यानी काजी साहब को एजेंट के तौर पर हायर किया। 5,000 रुपए उनको ऑफर की कि वो साइमा से उनका निकाह पढ़वा दें। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स बने। कॉन्ट्रैक्ट 1 जो था वो अब्बास और अब्दुल्ला के दरमियान बना। इसमें प्रिंसिपल अब्बास थे और अब्दुल्ला जो थे यानी काजी साहब, उन्होंने एजेंट का किरदार अदा किया। कॉन्ट्रैक्ट 1 जो अब्बास साहब ने किया था काजी साहब से, उसमें उन्होंने उनको 5,000 रुपए दे दिए, जिससे उनका फायदा हो गया 5,000 रुपए का। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए उनको हायर किया गया था, जो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट था निकाह का कॉन्ट्रैक्ट। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट था या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके लिए इन एजेंट साहब को हायर किया गया था, काजी साहब को हायर किया गया था। और ये कॉन्ट्रैक्ट था अब्बास और साइमा के दरमियान में। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से अब्दुल्ला को या एजेंट को या काजी साहब को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फायदा तो उन्होंने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट 1 में अपना हासिल कर लिया था। ये निकाह पढ़ाने के लिए जो उन्होंने पैसे कमाए या जो मुनाफा हासिल किया, वो उन्होंने हासिल कर लिया था। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट 2 होगा उसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 करवाने के लिए ही जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 किया जाता है या एजेंसीज बनाई जाती हैं या हायर की जाती हैं। इसकी अगली मिसाल में और ज्यादा ये बात, एजेंसी की मिसाल यहाँ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, जिसमें एजेंसी बताया जैसा कि मिडल मैन होता है या बीच का बंदा होता है जो दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है। अब इसमें मिसाल देखते हैं, डॉक्टर जान आलम की मिसाल है। डॉक्टर जान आलम अपॉइंट करते हैं आबदी को टू सेल हिज मेडिसिन टू जावेद, कि वो अपनी मेडिसिन जावेद को सेल करे। तो ही विल पे 5,000 टू आबदी, तो वो आबदी को 5,000 पे करेंगे। मेडिसन इज एट स्टोर ऑफ जान आलम, मेडिसन जो है वो जान आलम के स्टोर में है। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 जो हुआ वो बिटवीन जान आलम एंड आबदी हुआ। इसमें प्रिंसिपल जो थे वो डॉक्टर जान आलम थे, क्योंकि वो हायर कर रहे थे एजेंट को, और एजेंट जो थे वो आबदी थे। आबदी ने को 5,000 रुपए मिले, तो आबदी ने यहाँ पे अपना बेनिफिट कमा लिया, या एजेंट ने अपना बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट 1 में हासिल कर लिया 5,000 रुपीज। कॉन्ट्रैक्ट 2 जो था जो वो जान आलम और जावेद के दरमियान में था, यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था। और दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड थ्रू आबदी, ये आबदी के थ्रू करवाया गया था। आबदी एजेंट गेट्स नथिंग, इसमें आबदी एजेंट को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थी एजेंसी की दूसरी मिसाल। अब ये होता है कि हम अपॉइंट क्यों करते हैं एजेंट को। एजेंट को दरअसल इस वजह से अपॉइंट किया जाता है कि हम किसी काम में बिजी हैं, या हमारी कोई मीटिंग हो रही है, या हमारी दूसरी कोई कमिटमेंट्स हैं, तो एजेंट हमारी जगह पर वो काम कर दे। इसकी मिसाल है कि एडवोकेट हमारा केस प्लीज कर रहा होता है कोर्ट में, हमारे भी यहाँ पर कर रहा होता है, हमारी प्रेजेंस वहाँ जरूरी नहीं होती, और वो हमारी तरफ से वहाँ केस प्लीज करता है। तो वो हमारा एजेंट हुआ, जो कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो हमारी तरफ से प्लीज कर रहा है। हम बाय और सेल करते हैं कभी प्रॉपर्टी को अपनी, तो हम एजेंट का यूज करते हैं। इसी तरह से हम निकाह करते हैं तो हम एजेंट अपॉइंट करते हैं, काजी साहब को अपॉइंट करते हैं। इसी तरह से जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एजेंसी के थ्रू जो किए जाते हैं। एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा जो एजेंसी के साथ किया जाता है उसको सबऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सबऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान किया जाता है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में बताया कॉन्ट्रैक्ट 1। और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल और अदर पार्टी के दरमियान में होता है, जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी एग्जांपल बताई थी। निकाह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था साइमा एंड अली अब्बास के बीच में, और
दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट बताया था वो जान आलम और जावेद के बीच में हुआ था, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए एजेंट को हायर किया गया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काजी साहब जो हैं वो वकील हैं और अरबिक लैंग्वेज में एजेंट को वकील कहा जाता है। तो इस तरीके से काजी साहब एजेंट का किरदार